जय हिंद, वंदे मातरम। वृंदापाल उग्रसेन पाल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी डीएड प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएड एचआई के फर्स्ट पेपर, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यह पेपर डीएड, बीएड ये सभी में कॉमन पेपर है। तो इसमें आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है दिव्यांगता का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दिव्यांगता का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्योंकि यह बहुत विस्तृत टॉपिक है, इसी वजह से इसको हम कई बिंदुओं के द्वारा अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला बिंदु है प्राचीन युग। यह इसमें बताया जाएगा कि प्राचीन युग में दिव्यांगजनों की क्या अवस्था थी, क्या स्थिति थी। फिर उसके बाद आता है मध्य युग। मध्य युग में 200 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक बताया जाएगा। फिर उसके बाद आता है आधुनिक युग। इसमें 16वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक चला जाएगा। फिर वर्तमान परिवेश आएगा 21वीं शताब्दी से अब तक। आगे बात समझ में। तो सबसे पहला देख लेते हैं प्राचीन युग। प्राचीन युग में दिव्यांगजनों की क्या स्थिति थी। तो इसमें कहा गया है कि प्राचीन युग की धारणा थी कि रोग पाप का परिणाम है, जो मनुष्य के कर्मों के अनुरूप उसे प्राप्त होता है। अतः दिव्यांग पैदा हुए बालकों को शैशव काल में ही मार दिए जाने की प्रथा थी। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा पैदा हुआ, अगर वह देखने से ही दिव्यांग लग रहा था, देखने से ही दिव्यांग लग रहा था, उसका सर बड़ा, हाथ पैर विकृत अगर हो, तो ऐसे दिव्यांग बच्चों को शैशव काल में ही मार दिया जाता था। अगर पाषाण युगीन घटनाओं का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होता है कि दिव्यांग अवस्था वाले व्यक्तियों को जादू, टोना, डायनो की प्रार्थना, शोरगुल, झाड़ फूक इत्यादि उपायों से ठीक करने का प्रयास किया जाता था। एक विदेशी दार्शनिक है जिसका नाम सेलिन है। सेलिन महोदय कहते हैं कि प्रागैतिहासिक युग में मनुष्य की खोपड़ी में जो छेद किए जाते थे, उनको ठीक करने के लिए, मतलब दिव्यांग व्यक्तियों को ठीक करने के लिए उनकी खोपड़ी में जो छेद किए जाते थे, उसे ट्रीफाइन बोलते थे। उसको ट्रीफाइन बोलते थे। ट्रीफाइन बोलते थे, जो एक नुकीली धातु की बनी किसी औजार से उस दिव्यांग व्यक्ति के सर में छेद किया जाता था। और प्रागैतिहासिक युग के जो नरकंकाल मिले हैं, उनमें कुछ में यह ट्रीफाइन पाया भी गया है। मनु संहिता में जड़ बुद्धि, दृष्टिहीन और विकृत प्रकृति को घृणा और हेय दृष्टि से देखने का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर वेदों पर दृष्टि डालें तो ऋग्वेद में दिव्यांगों में सद्भावना और सहृदयता के साथ व्यवहार किए जाने की समाज से अपेक्षा की गई है। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि दिव्यांग के उपचार की परंपरा आदिकाल से और वैदिक काल में भिन्न भिन्न रही है।
आगे बात समझ में। अब चलते हैं आगे। प्राचीन युग की अगर चौथी शताब्दी की बात करें तो इस शताब्दी में मौर्य काल के सबसे महान अर्थशास्त्री जो थे कौटिल्य, इन्होंने कहा कि दिव्यांग लोगों के प्रति हमें सद्भावना और सहृदयता का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इनका अच्छी तरीके से उपयोग करना चाहिए। और उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति जो अपमानजनक शब्द थे उन पर प्रतिबंध लगाया तथा दिव्यांग लोगों को अपने रक्षा के लिए गुप्तचर के रूप में प्रयोग किया तथा दिव्यांग लोगों के लिए विशेष कानून भी बनाए। आगे चलते हैं मध्य युग, जिसमें 200 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक अध्ययन करेंगे। 200 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक अध्ययन करेंगे। यह युग शुरुआत में दिव्यांगों की स्थिति बड़ा गंभीर थी और उन्हें तिरस्कार, डर का सामना करना पड़ता था तथा कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया है, ऐसा मिला है कि दिव्यांग लोगों को जहाज से भिन्न भिन्न जगहों पर ले जाया जाता था और उन्हें एक कमाई का साधन, अर्थात कहने का मतलब यह है कि उनको दिखाकर लोग पैसे वसूलते थे, जिससे उनकी अच्छी खासी आय भी बन गई थी। लेकिन 787 ईस्वी में अनाथ दिव्यांगों हेतु शरण स्थल बनाए गए, लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि अधिकांश बच्चे उस वातावरण में अपने आप को नियोजित नहीं कर पाए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों ने इस युग को अंधकार युग या डार्क एज के नाम से भी संबोधित किया है। इसी दौरान विदेशी दार्शनिक पोप ग्रेगरी प्रथम ने एक धर्मादेश जारी किया अपने अनुयायियों के साथ कि दिव्यांगों की सहायता करें, उनके उपचार के लिए उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। ईसाई धर्म के द्वारा दिव्यांगों की सेवा, अनाथालयों की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी तरफ महर्षि पतंजलि और चिकित्सक चरक महोदय ने दिव्यांगों के उपचार के लिए अनेक प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप आयुर्विज्ञान उस समय काफ़ी विकसित हुआ। इस युग में भी अभी वही पुरानी धारणा कहीं कहीं पनप रही थी कि भूत पिशाच, जादू टोना पर विश्वास तेजी से बढ़ गया था और जो मानसिक रूप से दिव्यांग लोग थे उनको जलाकर मार दिया जाता था। आगे चलते हैं। अब आ गए हम आधुनिक युग में। आधुनिक युग पे अगर हम चर्चा करें तो यह 16वीं ईस्वी से 20वीं ईस्वी तक चलती है, जिसमें
16वीं शताब्दी के आरंभ में पश्चिमी देशों में श्रवण अक्षम लोगों के लिए नियमित शिक्षण प्रशिक्षण के जरिए विशिष्ट शिक्षा की शुरुआत की गई। शिक्षित और विद्वान वर्ग अंधविश्वास से ऊपर उठकर भूत पिशाच जादू टोना के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। 17वीं शताब्दी तक मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को जलाने की प्रथा पूर्णतः समाप्त हो गई और दिव्यांगों के पुनर्वास संबंधी जागरूकता की शुरुआत 18वीं शताब्दी में मानी जाती है। इसी शताब्दी में थॉमस हॉकिंस गैलाडेट, जो अमेरिका के स्कूल में अध्यापक थे, उन्होंने श्रवण दिव्यांग से संबंधित कुछ विचार दिए और उन्हें उंगली की सहायता से संचार एवं संप्रेषण का कार्य सिखाते थे। इसी युग में दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में एक महान व्यक्ति का जन्म होता है जिसे हम लुईस ब्रेल के नाम से जानते हैं। लुईस ब्रेल के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 1809 ईस्वी में माना जाता है। 4 जनवरी 1809 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इन्हीं के द्वारा दिए गए ब्रेल लिपि का अध्ययन हम आज भी करते हैं। 4 जनवरी 1809। इन्होंने बताया कि दृष्टि दिव्यांग लोगों को हम 6 बिंदुओं से कुछ भी सिखा सकते हैं। दृष्टि दिव्यांग लोगों को हम इन 6 बिंदुओं से कुछ भी सिखा सकते हैं। उसमें आपका भाषा, अंग्रेजी या हिंदी, गणित, सब कुछ सिखा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो इसमें एक और महान व्यक्ति का जन्म हुआ, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने फोन का आविष्कार जब किया तो ये सोचते थे कि श्रवण दिव्यांग लोगों के लिए कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए जिससे उनकी श्रवण ह्रास को कम किया जाए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये श्रवण उपकरण के बारे में बता रहे थे। श्रवण उपकरण के बारे में बता रहे थे। सोच तो काफ़ी पुरानी थी, लेकिन तब तक श्रवण उपकरण बना नहीं था। इसी बीच 1826 ईस्वी में बनारस में विशेष शिक्षा का शुभारंभ हुआ, जिसका श्रेय वहाँ के राजा काली शंकर को जाता है, जिन्होंने दृष्टिहीनों के लिए प्रथम पाठशाला का स्थापना किया और इन्होंने दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा 1841 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जिसमें मानसिक दिव्यांग वर्गों को पागल खाने से अलग कर दिया गया और बधिरों के लिए पहला विद्यालय मुंबई में 1983 ईस्वी में खोला गया।
कब खोला गया? 1983 ईस्वी में खोला गया। कहाँ? मुंबई में। इसी बीच विश्व में दो प्रमुख घटनाएं घटती हैं, जिनमें पहला 1919 से 1924 तक 1924 तक और दूसरा 1939 से 1945 तक चला। यह था प्रथम विश्व युद्ध। और यह था द्वितीय विश्व युद्ध। आप सोचेंगे कि विश्व युद्ध का दिव्यांगता के से क्या संबंध है, तो आपको बताते चलें कि विश्व युद्ध में जो सिपाही, जो सैनिक दिव्यांग हो गए, उनके लिए कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्था वहाँ के सरकारों ने की। लेकिन जब हम 20वीं शताब्दी के करीब आते हैं, 20वीं शताब्दी के करीब आते हैं, 20वीं शताब्दी के अंतिम अंतिम दो दशक बहुत ही महत्वपूर्ण पाते हैं, जिसमें 1980 से 2000 तक दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन और बहुत अधिक लाभ देखने को मिला। वो 20वीं शताब्दी का अंतिम दो दशक माना जाता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे क्या क्या है। यूनेस्को ने वर्ष 1981 को दिव्यांग वर्ष घोषित किया। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म इसी टाइम देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1981 में दिव्यांग वर्ष घोषित हो गया। दिव्यांग दशक की बात करें तो यह उसके अगले ही वर्ष, मतलब 1982 से 1993 तक माना जाता है। 1982 से 1993 तक माना जाता है। उसके बाद क्रम से चलेंगे। उसके बाद 1987 में आता है आपका मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, इसको बोलते हैं MHA मेंटल हेल्थ एक्ट। ठीक है। उसके बाद भारत में जो इसकी शुरुआत हुई वो RCI से हुई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय पुनर्वास परिषद। 1992 से फिर दिव्यांगजन अधिनियम, ये है PWD 1995। और अंतिम है नेशनल ट्रस्ट, NT बोलते हैं इसको, ये 1999। इसी बीच
अस्थि दिव्यांगों के लिए 1978 ईस्वी में कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1979 में देहरादून में दृष्टिहीनों के लिए NIVH की स्थापना की गई और मूक बधिरों के लिए मुंबई में AYJ-NISHD की स्थापना की गई। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं वर्तमान परिवेश में। वर्तमान परिवेश में 20वीं शताब्दी से या कहें तो 2000 ईस्वी से अब तक का अध्ययन करना है। जिसमें हम देखेंगे कि UNCRPD जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स फॉर द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, UNCRPD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, इसकी स्थापना जब की गई तो उसमें दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2011 में एक मसौदा तैयार किया गया, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र ने भारत के दायित्वों को संहिताबद्ध करने का निश्चय किया और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2009 में एक समिति का गठन किया, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 पहली बार दिव्यांगता के अर्थ को परिभाषित करता है तथा इसे बढ़ाकर 7 से 21 प्रकार के दिव्यांगता 7 से 21 प्रकार की दिव्यांगता का जिक्र करता है। इसमें हम निःशक्त जन अधिनियम मतलब PWD जो 1995 था, इसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थीं। कौन कौन सी? पूर्ण दृष्टि अक्षम, अल्प दृष्टि अक्षम, कुष्ठ निवारित, श्रवण अक्षम, कामक अक्षम, मानसिक अक्षम और मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता। ये 7 प्रकार के दिव्यांग जो थे वो PWD में आते थे और उसी को समायोजित कर दिया गया RPWD में समायोजित कर दिया गया, जिसे अब राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं। यह 2016 में आया और अब दिव्यांगता 7 के बजाय 21 हो गई हैं। 7 का 3 गुना मतलब 21 हो गई हैं। इसी बीच नेशनल ट्रस्ट आया था। नेशनल ट्रस्ट 1999 में आया था, जिसमें कुल 4 प्रकार की दिव्यांगताएं थीं। इसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक मेंटल रिटार्डेशन और दिव्यांगता। ये 4 प्रकार की दिव्यांगताएं नेशनल ट्रस्ट में थीं।
लेकिन ये खत्म हो गया, PWD खत्म हो गया, अब RPWD है। ये किस प्रकार की दिव्यांगताएं हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे बाद में, अभी आगे देख लेते हैं और क्या क्या है।